So this is the second part of the story of village Palampur. Factors of production. So now we are on farming in Palampur. फार्मिंग को किस तरह से ट्रीट होता है, द वेज एंड द पॉइंट्स आर देयर. नंबर वन पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड. पालमपुर village means where the main production activities in Palampur is farming, you know that now, and the 75% of the people who are working as dependent on farming for their livelihood. And in 1960 पालमपुर में ये हुआ कि लैंड प्रोडक्ट जो कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ. लगातार लैंड जितना है उतना ही लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता रहा. जितना भी जिसके पास रहा हो वो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करता रहा था. लैंड फिक्स्ड था. ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी लिखता है बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स ऑफ द विलेज had been converted to cultivable land. Okay, there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. Okay, means कोई लैंड अब रहा ही नहीं है, कोई भी आइडल लैंड नहीं है. आप ये कह सकते हो जितना भी लैंड अवेलेबल था उसको आपने फार्मिंग के लिए यूज़ कर लिया था. Number 2 point, is there a way one can grow more from the same land? Is it possible? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही लैंड से बहुत सारा प्रोडक्शन लिया जा सके? हाँ, बिल्कुल हो सकता है और पालमपुर ने वो किया भी है. वो कैसे किया? पालमपुर अब जो है अपने लैंड को यूज़ करने के लिए क्या क्या करता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो. उसके बाद पोटैटो आ जाता है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर. ओके, इन द विंटर सीजन मीन्स रबी सीजन होता है. फील्ड्स आर शोन फॉर विद वीट उगा लिया जाता है. मीन्स क्या हो रहा है, एक के बाद एक दूसरी क्रॉप को आगे ले जाया जा रहा है जिससे कि कंटिन्यू प्रोसेस में लैंड एंगेज रहता है और उसमें प्रोडक्शन उनके क्रॉप्स का चलता रहता है लगातार. ठीक है, और एक ही लैंड से आप बहुत सारे तरीके के क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं. ठीक है, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation. इरिगेशन का वेल डेवलपमेंट सिस्टम जो है पालमपुर में हो गया है. इट मीन्स आपको एक यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर आप इरिगेशन का अच्छा सिस्टम तैयार कर लेते हैं तो आप एक ही लैंड से मीन्स मैनी क्रॉप यू कैन ग्रोन फ्रॉम अ सेम लैंड. इट इज मीन्स इट इज़ पॉसिबल. Electricity facilities means electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. बदल दिया बिल्कुल उसने, है ना. पर्शियन व्हील्स का भी यूज़ होते थे पुराने, आपने शायद आपको याद भी नहीं होगा, कहीं फोटोग्राफ में आप सर्च करके देखना पर्शियन व्हील्स, या पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा. उसमें जो ऑक्सेस होते थे बैल वो बांध दिए जाते थे और वेल के अंदर से बहुत सारे बकेट्स लगा हुआ एक सर्किल होता था, उसको वो घुमाकर खींचते थे तो पानी बाहर निकलता रहता था. पर्शियन व्हील दैट वाज नेम्ड इन दैट टाइम. ओके, तो ऐसा किया जा सकता है. जो एक क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होती है बात कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. एक ही लैंड से बहुत सारे प्रोडक्शन लिए जा सकते हैं, बिल्कुल लिए जा सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स
कि आप सेम लैंड से बहुत सारे और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उस पर ग्रो कर पाते हैं। मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, you may say it, you may means it is known as multiple cropping, and multiple cropping is done in Palampur also. Okay, and you can say, you can have it in to grow more than one, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is okay. और क्रॉप्स जो वहाँ यहाँ पर होती हैं वो दिखा दी गई हैं इमेज में। वीट होता है, बाजरा होता है, शुगर केन होता है, पोटैटोज होते हैं। पालमपुर के फार्मर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने में 15 से 20 सालों में वो इसको पॉसिबल बना पाए हैं। इज इट ओके? सो नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर एक NCERT एक सर्वे देता है जिसमें कल्टिवेटेड एरियाज ओवर ईयर्स दिया हुआ है। कल्टिवेटेड एरियाज इन मिलियन हेक्टेयर्स में दिए हुए हैं 1950 से स्टार्ट करके 2015 तक। आप कैरी करिए इसको ज़रूर। और एक बार ग्राफ भी दिया हुआ है जिसमें कल्टिवेटेड एरियाज और ईयर्स को डिज़ाइन कर दिया गया है। इट इज़ ओके। सो मल्टीपल क्रॉपिंग का के लिए और मल्टीपल क्रॉपिंग को करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आगे और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। मीन्स आप ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर मॉडर्न फार्मिंग की तरफ चले गए हैं। एक वर्ड आ जाता है मॉडर्न फार्मिंग। मीन्स ट्रेडिशनल फार्मिंग जिसमें आप नॉर्मली ऑक्सेस यूज़ करते हैं, आप नॉर्मल जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो जितने नॉर्मली एरियाज़ में बनते थे, इंडिया में बनते थे, उनको यूज़ करते हैं अब। लेकिन उनकी जगह पर वो हैंडमेड की या ह्यूमन एफर्ट से चलने वाली मशीन्स के बजाय आप जो हैं अब मोटर व्हीकल्स पर, मीन्स जो मोटर्स पर चलने वाली मशीन्स हैं उनको यूज़ करने लगे हैं। और इससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और बात आ जाती है, वो होता है कि जब आप सीड्स को यूज़ करते हैं और ऐसे सीड्स को जो आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाते हैं। मीन्स इसको कहते हैं आप हाई यील्ड। दिस इज रिटन ओवर हियर, हाई यील्ड, राइट? मीन्स यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. Okay, till the mid 1960, the seeds are used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds need less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. लेकिन अब उसको improve होना था क्योंकि टाइम कंटिन्यू चेंज हो रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए चाहिए था कि आप जो हैं क्या यूज़ करें, HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ये हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स को यूज़ करें जिससे आप और ज़्यादा प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही पालमपुर में हुआ जिसने उसके क्रॉपिंग सिस्टम को और ज़्यादा मल्टीपल करके रख दिया। अब एक इमेज बहुत अच्छी NCERT देता है यहाँ पे बना के, नंबर 1 पे HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग सीड्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, मैन्योर्स यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियली वे में केमिकल्स के थ्रू बनाए गए हैं, राइट? वो नहीं काउ डंग डाल दिया है, या फिर आप जो वेजिटेबल वेस्ट होता था, पील्स होते थे, उनको यूज़ करते थे फार्मर्स। लेकिन उनसे होता है नेचुरल तरीका है, उससे प्योर एक जो फार्मिंग है वो हो पाती है। जो सीडिंग होती है, क्रॉपिंग होती है, वो एक अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन अब फास्ट चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रोडक्शन को, क्रॉपिंग के प्रोडक्शन को भी और ज़्यादा तेज़ हो जाना चाहिए। तो फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ करते हैं आप, केमिकल यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम ना हो। इरिगेशन के लिए कैनाल्स, पंप सेट्स,
इलेक्ट्रिसिटी से चलने मीन्स डैम्स, ये सभी यूज़ किए जाते हैं जिससे इरिगेशन अच्छा हो सके, है ना। और दूसरा मशीनरी, फार्म मशीनरीज, फार्म मशीनरीज को यूज़ करके आप और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन को, इज इट। तो ये सभी कुछ हुआ जिसने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को बनाया और पालमपुर और ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन भी होगा? सस्टेन मीन्स when you use the things for future use, means sustainability you can say, ऐसा कह सकते हो आप कि आप जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करते हो नेचर के, उनको ऐसे यूज़ करें जिससे कि उनमें हार्म ना हो, आप फ्यूचर के लिए भी स्टोर रख सकें। आप ऐसा ना करें कि सब कुछ आज ही ख़त्म करके डाल दें, क्योंकि यही हुआ है। जितना डिप्लीशन आप देखते हैं फॉरेस्ट में हुआ है, जितना वाटर बॉडीज़ को हमने गंदा कर दिया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम नेचर को ख़राब करते चले जा रहे हैं। आप पिछले 3 सालों से पॉल्यूशन को पढ़ ही रहे हैं। तो लैंड को सस्टेनेबल भी करना चाहिए, या मीन्स होनी चाहिए, वो होगी, हाँ वो बिल्कुल होगी। क्योंकि अगर लैंड को ही अगर आप सस्टेन नहीं करेंगे तो आप बाकी चीज़ों पर किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। तो लैंड का सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। So fourth point is, how is land distributed between the farmers of पालमपुर। यहाँ पर एक अनसर्टनिटी दिखाई देती है पालमपुर में, क्योंकि पालमपुर की 450 फैमिलीज़ हैं। 450 फैमिलीज़ में से 1/3 ऑफ द 450 आर लैंडलेस। 1/3 मीन्स 150 फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो दलित हैं और उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग करेंगे सिर्फ लेबर, है ना। 240 फैमिलीज़ कल्टीवेट करती हैं सिर्फ स्मॉल लैंड्स को, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फैमिली। तो ये एक और समस्या, एक और तो नहीं कह सकते, लेकिन एक है कि ये प्रॉब्लम पालमपुर में बनी रही। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture, like that. This is the picture, NCERT is designed it like that, okay. So you can see it. So you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the area of village is covered by plots that are quite large in size. देख रहे हैं आप, यहाँ पर कितने सारे लार्ज एरियाज़ हैं और कुछ बहुत छोटे हैं, बटे हुए हैं लगातार। तो ये फार्मर्स को लगातार जो है डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम रही है पालमपुर में, जो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पैदा कर देती है विलेज के अंदर, कि एक फार्मर जो है वो सिर्फ 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर अपनी इनकम चला रहा है और किसी के पास जो है वो मोर देन 50 हेक्टेयर लैंड को ऑक्यूपाई करके वो यूज़ कर रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्री में ये एक प्रॉब्लम नॉर्मली विलेजेस में लगातार चलती आई है। नेक्स्ट नंबर आते हैं, ये होता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर प्रोवाइड करने का काम किसके पास होगा? लेबर कौन प्रोवाइड करवा पाएगा? आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द very next necessary factor for production. So farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own land, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers. कौन कराएंगे? The answer of this question, medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. अपने फील्ड्स पे काम करने के लिए उनको ज़रूरत होगी और वो लेबर प्रोवाइड करा पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये डिस्कशन है, एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर
जब कंप्लीट हो जाती है तब ज़रूरत होती है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल कैसे आएगी? कैपिटल मीन्स पैसा कहाँ से आएगा? कुछ जो छोटे फार्मर्स हैं उनको ज़रूरत होगी, जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो चल जाएगा उनका काम, क्योंकि उनके पास लैंड ही इतना है कि वो उसकी अर्निंग से सेव रख सकते हैं, रिज़र्व रख सकते हैं अपने पास। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास उनको लोन लेने पड़ते हैं, उनको मॉर्टगेजिंग करनी पड़ती है, मीन्स अपने पास से कुछ भी रखना होता है मनी लेंडर के पास और फिर वहाँ से वो पैसा रिसीव करते हैं, जिसके बाद वो आगे का बिजनेस चला पाते हैं, मीन्स फार्मिंग कर पाते हैं। अब ये एक और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इंडिया जैसी कंट्री में या एक पालमपुर जैसे छोटे से विलेज में आती है, क्योंकि कई बार होता है कि फार्मिंग मीन्स इट इज़ डिपेंड ऑन नेचर, और नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ख़राब हो जाती है एग्रीकल्चर फील्ड, या फिर कम होती है तो ख़राब हो जाती है एग्रीकल्चर फील्ड। दोनों कंडीशन में या सीड्स जो हैं अच्छे नहीं हुए थे या कुछ महंगे मिले थे और उतने में हम उतना कल्टीवेशन नहीं दे पाए, इरिगेशन की प्रॉब्लम आ गई, या फिर टाइम पे हमारे पास लेबर नहीं थी, या हम टाइम पर जो है वो सीडिंग ही नहीं कर पाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं जनरली फार्मर्स के सामने यहाँ पर भी आती रही। तो कैपिटल के लिए लोग परेशान किस लिए क्या होंगे कि वो मनी लेंडर से ही ले सकते हैं। छोटे फार्मर्स तो उन्हीं से ले सकते हैं, जैसे एक सविता एक छोटी फार्मर है, उसका एग्जांपल दिया गया है, ये एक स्टोरी है, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें जिससे कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादा कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। कहाँ पर सेल करेंगे आप? मार्केट कितने एक्सेसिबल हैं, है ना? एक्सेसिबल हैं, आप अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट तक लेके जा सकते हैं। किस तरह से लेके जाएंगे? तो लेट अस सपोज दैट फार्मर्स हैव प्रोड्यूस wheat on their land during the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete, right? So what do the farmers do with the wheat? क्या करेंगे? बेचेंगे उसको। They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. कुछ अपने घर के लिए रोकेंगे, बाकी को बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद, जिनकी स्टोरी आपने अभी पढ़ी, Govind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. ओके अब उनके सामने ऐसे जो फार्मर्स हैं, क्योंकि उनके पास लैंड भी कम था, फिर लैंड कम हुआ तो फिर एग्रीकल्चर की क्वांटिटी भी, मीन जो उन्होंने क्रॉपिंग की है उसकी क्वांटिटी भी कम है। वीट का एग्जांपल लीजिए, तो वीट कम है, वो सरप्लस को बेचेंगे कैसे? सरप्लस बनेगा कैसे? सरप्लस क्या है? टोटल जो क्वांटिटी आपके पास है उसमें से आप डिवाइड करते हैं, अपने लिए अपने कंजप्शन के लिए रखते हैं, टोटल क्वांटिटी में से अपना जो आपका सेल्फ कंजप्शन है टोटल में से उसको माइनस करवाते हैं, तब आप सरप्लस को आगे ले जा सकते हैं। टोटल में से कंजप्शन माइनस कर देते हैं, जो बचा वो आपके लिए सरप्लस होता है। अब उनके पास उतना होता ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। इसको इम्प्रूव करने के लिए उनको लैंड ही दिया जाए, तभी एक सॉल्यूशन सामने आ सकता है। तो ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी जो पालमपुर में चल रही थी। अब नेक्स्ट नंबर आता है, वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर की। नॉन फार्मिंग कब बोला गया? एक तो फार्मिंग है जो काम कर रहे हैं लगातार किस पर? एग्रीकल्चर फील्ड पे, वो फार्म्स हैं, मीन्स उससे किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, मीन्स कुछ भी उस लैंड पर वो ग्रो करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स फार्मिंग एक्टिविटी कही जाती है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल होंगी, सिर्फ खेती से तो काम नहीं चलेगा, और काम भी तो करते होंगे लोग। जैसे नंबर 1 पॉइंट आता है वो है डेयरी, क्योंकि कैटल्स होंगे विलेज में, वफेलोज होंगी, काउस होंगे,
ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते होंगे। तो डेयरी एक और अदर एक्टिविटी मीन्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आपसे पूछा जाता है कि क्या होती हैं, मीन्स दैट आर नॉट एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, मीन्स दीज आर नॉट engaged the activities, these are not engaged in any farming activity, means cropping, means agriculture. So these are called non farming activities. Non farming means when you just receive the milk from the milk, meat, eggs, skin, horns from the animals to sell. तो ये डेयरी सिस्टम में तो सिर्फ मिल्क ही है, बाकी ये सभी कुछ आते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि वहाँ के लोग पालमपुर के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी प्रोड्यूस करवाते हैं। डेयरी सिस्टम नंबर 1 पे आता है। देन आफ्टर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फार्मर्स इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कुछ भी छोटे एक प्रोसेस पे स्मॉल स्केल आप कंटिन्यू करिए किसी तरह से, तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शुगर केन से आप जूस ही बेचते हैं उसको आप डायरेक्टली सेल करवा रहे हैं, आप मेंडिंग करते हैं, आप मैसन हैं, आप मीन्स कुछ भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रश बनाया जा रहा है गांव के अंदर, फैंस बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। और लंचेस भी बनते हैं, पापड़ चिप्स आपने देखा होगा। तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो पालमपुर जैसे एक टाउन में, एक विलेज में भी लगातार काम कर रही हैं, मीन्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट नंबर आता है शॉपकीपर्स। अब शॉपकीपर्स क्या, जितने भी इतने 450 फैमिलीज़ रहती हैं उनको सामान की ज़रूरत तो पड़ती होगी, वो हर सब अगर टाउन में ही जाने लगेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। तो शॉपकीपर्स भी पालमपुर में अवेलेबल हैं। वो लोग जितनी डेली यूज़ की जो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती होगी, जो भी पॉसिबल हो सकता था विलेज में, वो सेल करने का कोशिश करते हैं, जिसमें जैसे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, लाइक ऑल द आइटम्स, मीन्स जो भी एक विलेज में शॉपकीपर पर मिल सकते हैं। क्योंकि स्कूल्स भी हैं तो स्टेशनरी भी बिकती होंगी, बच्चे पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स, नोटबुक्स परचेस करते होंगे, एग्ज़ाम पैड परचेस करते होंगे। तो ये शॉपकीपर्स हैं पालमपुर के जो कंटिन्यू इस तरह से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ये लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। विलेज को टाउन तक ले जाने, टाउन को विलेज तक लाने के लिए, मीन्स आप अपने प्रोडक्ट जो भी ग्रोइंग हो रही है, आप एग्रीकल्चर फील्ड में मीन्स क्रॉपिंग करते हैं, आपके पास वीट है, आपके पास राइस है, आपके पास शुगर केन है, आपके पास ज्वार है, बाजरा है और पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो आप कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी चीज़ है जो पॉसिबल हो पाता है, तभी बिजनेसेस आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वालाज हैं, तांगा वालाज, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर्स and people driving the traditional bull carts, bogies are people in the transport services. ओके, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की इंपॉर्टेंस आप जानते ही हैं, और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो एक और बार सुनिए कि ट्रांसपोर्टेशन ही एक वो चेन है जो किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने और उस फिनिश गुड को मार्केटेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि रॉ मटेरियल जहाँ पर है वहाँ से वहीं पर मैन्युफैक्चर नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, कहीं पर बनता है, ठीक है। वहाँ से मीन्स रॉ मटेरियल के प्लेस से उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाने में भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर उसको
मार्केट तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज़ किया जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोर्ट करना किसी भी एक एरिया में ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट करना वहाँ के डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? अच्छा ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ये कहिए जैसे आपके चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना आप उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का या उन एग्रीकल्चर फील्ड्स का शायद कोई भी यूज़ नहीं कर पाते हैं उस तरह से जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करवा पाता है, राइट। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज़ डन फॉर यू। रिमाइंड कर लीजिएगा, जिस भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक बार रिमाइंड फिर से कर लीजिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नॉलेज। कैपिटल फिजिकल कैपिटल है जिसके अंदर फिक्स्ड और ह्यूमन कैपिटल दोनों आते हैं, राइट। ह्यूमन कैपिटल भी है, फिक्स्ड कैपिटल भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, ठीक है। सभी को कैपिटल भी बोलते हैं आप, ठीक। तो इस तरह से 4 लोग हैं जो मल्टीपली अपने लिए काम कर रहे हैं, एक विलेज को विलेज बना रहे हैं, एक विलेज को एक प्रोडक्शन का सेंटर बना रहे हैं जिससे वो डेवलप हो सके आगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।